गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन जो हम हमेशा पूछते हैं, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं, जब भी हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होती है, लाइफ के चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हम एक सवाल करते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया, हम धरती पे क्यों आए। तो आज इसी टॉपिक को हम डिकोड करेंगे। हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है वो तो परमात्मा से ही निकलती है, और हम कहते हैं कि जर्नी होने के बाद, मोक्ष होने के बाद वो परमात्मा में ही एक रूप हो जाती है। अब जन्म क्यों लिया? अब जन्म लेने के पहले एक हम ऐसे कह सकते हैं कि 7 स्टेप्स के थ्रू या 7 स्टेजेस के थ्रू आत्मा गुजरती है और उसके बाद वो धरती पे आती है। तो सबसे पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं कॉल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब परमात्मा है या हायर कॉन्शियसनेस है, जिसे हम परब्रह्मा कहते हैं, वो आपको कॉलिंग करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं। और उस कॉलिंग का जवाब देना न देना हमेशा आपका फ्री विल होता है। हम कहते हैं ना, हर चीज़ प्री डिसाइडेड है, तो हम धरती पे क्या कर रहे हैं, पर वेरी फर्स्ट स्टेप से आपकी मर्जी, आपका मन, आपकी फ्री विल, वो सब इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि परमात्मा आपको कॉल करते हैं कि क्या आप फिजिकल फॉर्म में धरती पे जाना चाहोगे, तो आप हाँ भी कह सकते हो, आप ना भी कह सकते हो ही इसलिए क्योंकि आपने उस क्वेश्चन का जवाब हाँ में दिया। आप इस चीज़ को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एग्जाम्पल के साथ कि आप घर में बैठे हो और आपकी फ्रेंड आपको कॉल करते हैं कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तुम आना चाहोगे, हम मिलके एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो हो सकता है आप सोचो कहाँ जा रहे हैं, क्या ट्रिप है, फिर आप उनसे बात करते हो तो कहते हो कि आप भी एक्साइटेड हो जाते हो, हाँ जाके देख। पर जब हम घर में रिटर्न आते हैं तब इतने दिनों से घर बंद है, अगर 10-15 दिन बाहर हैं आप तो 10-15 दिन से घर बंद है, तो वो सब कचरा, आप सारे कपड़े लेके आते हो, वो सारा कपड़ा, मतलब एक हाउसवाइफ को अगर हम इमेजिन करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद के जो 8-10 दिन होते हैं ना, उसके लिए बहुत हैवी जाते हैं। एक तो टूर की थकावट होती है, फिर घर में आके इतना काम, सब पेंडिंग काम, पहले तो सारी साफ सफाई करो, किचन में खाना बनाने जाओ तो वहाँ गंदगी, मतलब जो भी टूर करके आता है वो इमेजिन कर सकता है कि घर अगर 10-15 दिन से बंद है और हम सब गंदा कपड़ा, सामान वगैरह, जूते चप्पल सब हमारे गंदे हो जाते हैं, तो उस केओस को हम इमेजिन कर सकते हैं। इतनी तकलीफ हमें होती है। अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं आप तो जेट लैग, वो परेशानी। स्टिल अगर आपको 8-10 दिन में कोई पूछे ट्रिप पे चलोगे, क्या बोलेगे? नहीं नहीं बाबा, अभी तो हम आए, अभी नहीं जाएंगे। पर एक जब टाइम हो जाता है, 1 साल 2 साल हो जाते हैं, तब आपको अगर कोई ऑफर करे या आपका ही मन करे तो आप ज़रूर जाते हो ट्रिप पे। तो बस ऐसा ही आपके सोल के साथ होता है। जब वो फ्री है सोल और कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस उनको कॉल करते हैं कि एक फ्री कॉल, आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, कि आर यू रेडी टू फिजिकली एक्सपीरियंस। और जैसे होता है ना कि मूवीज़ में, पिक्चर्स में हम लोग बीचेस देखते हैं, हम लोग बर्फ़ देखते हैं, हम लोग रेगिस्तान देखते हैं, लेकिन जो लोग बीच के पास नहीं रहते हैं और उन्हें पता चले कि अरे बीच कोई ग्रुप जा रहा है तो उनके साथ आप जा सकते हो, तो उन्हें भी एक फील होता है कि हाँ, प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस करें कि बीच होता क्या है। वैसे तो हम फिल्मों में देखते ही हैं, वैसे ही अगर कोई बीच साइड रहता है और उसे पता चले कोई टूर जा रही है स्विट्ज़रलैंड या कश्मीर जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, तो एक होता है कि हम मूवीज़ में तो देखते ही हैं, फ़ोटोज़ में तो देखते ही हैं, पिक्चर्स में तो देखते ही, पर फर्स्ट हैंड सामने से कैसे होता है बर्फ़ में खेलना, बर्फ़ में एंजॉय करना, पिक्चर्स निकालना, तो वो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और इसीलिए ही अपने घर का कंफर्ट, अपने घर का ऐशो आराम, रिलैक्स जो हम होते हैं, अपना कंफर्ट फूड, अपना जो सर्कल है, वो सब छोड़ के भी हम दूसरे देश, दूसरी जगह ट्रिप पे जाते हैं, तकलीफ उठा के, सामान पैक करके, इतना दूर ट्रैवल करके, पैसे खर्च करके। सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्री में नहीं है ये, हम पैसे खर्च करके भी ट्रिप पे जाते हैं। तो ये है आपके बर्थ के पहले वाला फर्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं कॉल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपने ये कॉल एक्सेप्ट कर लिया तो आता है अभी सेकंड।
सेकेंड स्टेज होता है जिसमें आपका लाइफ रिव्यू किया जाता है। लाइफ रिव्यू करना मतलब जो भी पास्ट आपका बर्थ था उसको एनालाइज किया जाता है। एक नहीं होते, बहुत सारे जन्म हम जीते हैं, तो सारे जन्मों को एनालाइज किया जाता है। आपके सामने एक मूवी की तरह, एक रील की तरह पूरा वो शो करते हैं कि कैसे कैसे आपने जिए जन्म, कहाँ पे आपने दूसरों को दुख दिया, कहाँ पे आपको खुद को दुख मिला। तो ये जब आपको दिखाया जाता है ना, तो इस स्टेज पे आप इमोशनलेस होते हैं, आप अटैचमेंट में नहीं रहते हो। वो देख के आपको दुख नहीं होता, अरे मैंने कितना दुख सहा, मुझे कितने लोगों ने दुख दिया, अब मैं जाऊंगी इनसे बदला लूंगी, ये फीलिंग आपके मन में नहीं रहती। आप पूरे ज़ीरो होके आते हो। तो ये जब आप रिव्यू करते हो आपकी लाइफ, और ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम ट्रिप प्लान करते हैं, तो ट्रिप प्लान करते वक्त हम क्या पॉइंट्स नोट करते हैं कि लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे, लास्ट टाइम हमने कौन सी चीज़ विजिट की थी। उस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि अब इस बार हम कहाँ जाएंगे। लास्ट टाइम अगर हम कन्याकुमारी गए थे तो इस बार कश्मीर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, कहीं भी हम ऐसे प्लान करते हैं। तो लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस देख के इस टाइम हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले प्लान करने के पहले हम लास्ट टाइम क्या किया था वो पूरा रिव्यू करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपका लास्ट ट्रिप को रिव्यू किया जाता है। क्या गलतियां की आपने, क्या प्रॉमिसेस किए, क्या हुआ, आपने कैसे जी जिंदगी, आपने क्या गलतियां की, आपने कितने जनों को हेल्प किया, आपने कितनी अच्छी बातें की, कितने अच्छे लोगों का साथ दिया आपने। वो सारा अच्छाई बुराई जो भी है उसे रिव्यू किया जाता है, उसे देखा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। यह है सेकंड स्टेप। जब लाइफ रिव्यू हो जाता है तो थर्ड स्टेप आता है जब आपने सोल ग्रुप से मिलते हो। सोल ग्रुप मतलब जब हम धरती पे आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, हम एक ग्रुप में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आत्माओं का समूह या ग्रुप ऑफ सोल्स। तो ये सोल ग्रुप या काउंसिल ऑफ सोल्स, इनसे हम मिलते हैं और हम सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करेगा इस बार जब हम नीचे जा रहे हैं। इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब ये चीज़ें कि कौन क्या रोल प्ले करेगा, यह हमारे लाइफ रिव्यू पे डिपेंड करता है कि लाइफ रिव्यू के हिसाब से हमें कौन सी चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और ये सब आपस में हम डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे ये सीखना है तो मुझे कौन सिखाएगा। तो हमारे सोल ग्रुप में से ही कोई एक चार्ज ले लेगा, ठीक है हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तुम्हें ये सिखाने की। तो सेकंड पर्सन कहेगा ओके फाइन, तुम अगर फेल होए तो मैं सिखाऊंगा। हम कभी कभी देखते हैं ना, सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में बार बार होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप ऑफ सोल्स में वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर तुम एक बार में नहीं सीखे तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ये 3-4 जने मिलके तुम्हें वो चीज़ सिखाएंगे। एंड इट इज़ अ गिव एंड टेक। तो आप कहोगे ओके ठीक है, बदले में मैं आपकी लाइफ में ये रोल प्ले करता हूँ और मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा ग्रुप ऑफ सोल्स, हम कहते हैं रिलेशन, लेन देन हम आपस में करते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो ये सब हम एक साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहाँ आए हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, लास्ट बर्थ में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। जैसे मेरे पास एंगर इशू भी था, मेरे में जेलसी भी था, मेरे में ईगो था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस थर्ड स्टेप में हमने सोल ग्रुप या काउंसिल ऑफ ग्रुप्स में डिसाइड कर लिया कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स में से इस जन्म में मैं कौन सा प्रॉब्लम टैकल करने वाली हूँ, जिसे कहते हैं हम पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ पर्पस। ये पर्पस होता है मेन जिसके लिए हम जन्म लेते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि इश्यूज तो बहुत सारे हैं, पर इस जन्म में मैं ईगो और एंगर, इस इश्यू को टैकल करूँगी। तो अगेन हर स्टेप पे आपको एडवाइस देने वाले सोल ग्रुप्स होते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले स्पिरिट गाइड्स आपको होते हैं। अब स्पिरिट गाइड्स बेसिकली कौन होते हैं? जो हमारे जीवंत गुरु होते हैं, माध्यम होते हैं, या जो लोग मोक्ष पा लेते हैं। मोक्ष पाने के बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो वो स्पिरिट गाइड्स का रोल प्ले करते हैं। आपकी आत्मा को भी वो गाइड करते हैं यहाँ आने के पहले। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स भी रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट, कि आप कौन से इशू को टैकल करोगे। एडवाइस दिया जाता है, फाइनल डिसीजन आपका है।
जैसे आप डेस्टिनेशन फाइंड कर रहे हो कि इस बार टूर के लिए कहाँ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं, पर जाना है कि नहीं जाना है और कहाँ जाना है, ये रोल हमेशा आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे भी अगर आपने डिसाइड किया कि इस जन्म में मैं ईगो एंगर इसे टैकल करूँगी, तो फिर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, फिर पूरी प्लानिंग स्टार्ट होती है इस रोल को प्ले आउट करने की कि ये चीज़ हम कैसे सीखेंगे पूरा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लानिंग के साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके सोल ग्रुप है, एवरीबडी सिट्स एंड प्लान्स। बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग होता है यहाँ पे। जैसे कोई लोग ट्रिप पे जाते हैं तो एक छोटी छोटी बातों का भी वो प्लान करके चॉक आउट करके जाते हैं कि हाँ हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही पूरी प्लानिंग आपके अप्रूवल से ही होती है वहाँ। तो कभी भी ये ना समझें कि हमने ये जन्म क्यों लिया। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमें ये सारी बातें पता नहीं है। 5th स्टेज होता है जब हम अपनी बॉडी और अपना फैमिली, किस जगह बॉर्न होंगे वो, किस टाइम पे बॉर्न होंगे वो, ये सारी चीज़ें हम चूज़ करते हैं। देन अगेन ये सारी चीज़ें भी हम ही चूज़ करते हैं कि कौन सी फैमिली है, मेरा जो लाइफ पर्पस है। जैसे मुझे पूरा रोल दिखाया जाता है कि ईगो अगर मुझे हैंडल करना है तो सोल ग्रुप या स्पिरिट गाइड्स मुझे मिलके पूरा दिखाते हैं। ये जो 5th स्टेप है, यहाँ पे मुझे पूरे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपके लाइफ पर्पस के लिए ये 5 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप इस फैमिली में, इस बॉडी में, इस कंट्री में जन्म लेना चाहोगे, या सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। अगेन कितने ऑप्शंस मेरे पास है ये डिपेंड करता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट क्या है। अगर मेरे बहुत खराब कर्म रहे हैं पिछले जन्म में तो मुझे एक ही ऑप्शन मिलेगा कि आप ऐसे ही जाओ, या 2 ऑप्शन मिलेंगे। पर अगर मेरे बहुत अच्छे कर्म हैं तो मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। तो मेरे लाइफ पर्पस से रिलेटेड पूरा ऑप्शंस दिए जाते हैं और हर लाइफ आपके सामने मूवी की तरह प्ले होती है। कभी कभी हमें डेजा वू होता है, देखो कि ये चीज़ सेम हो चुकी है पहले भी मेरे साथ, पर हम इस जगह पे पहली बार आए होते हैं। तो क्यों आपको लगता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है? क्योंकि अननोइंगली आप अपने स्पिरिट गाइड्स या आप अपने उस सोल आत्मा से कनेक्ट हो जाते हो, तो तब आपको पता चलता है कि ये चीज़ें आप पहले भी कर चुके हो। क्योंकि ऊपर आपको सब दिखाया होता है, आपकी आत्मा को सब पता है। प्रॉब्लम सिर्फ आपके आत्मा से कनेक्शन का है, जो कि बहुत कम, रेयरली कभी अगर कनेक्ट हो गया तो आपको डेजा वू होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये हो गया, फिर आप भूल जाते हो। अब यहाँ पे जब हम बॉडी एंड फैमिली चूज़ करते हैं, हम अपना बर्थ प्लेस चूज़ करते हैं, हम टाइमिंग चूज़ करते हैं, तब यहाँ पे हम उस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि मेरा मेन लाइफ पर्पस क्या है, टू टैकल ईगो एंड एंगर। तो यहाँ पे सोल ग्रुप भी अपनी अलग अलग बॉडी हमारे फैमिली की चूज़ करते हैं। कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा पेरेंट बनता हूँ ताकि तुम्हारा ईगो एंगर टैकल कर सकें। कोई कहेगा मैं फ्रेंड बनता हूँ, कोई बॉस बनेगा, कोई सास बनेगा, कोई ननंद बनेगी, कोई बहू बनेगी। इन शॉर्ट हम पूरा चॉकआउट, हम पूरा ग्रुप का ग्रुप ये इस इश्यू को टैकल करते हैं यहाँ पे कि सबके लाइफ का पर्पस। और सिर्फ आपके लाइफ के पर्पस की बात नहीं हो रही है, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। हर किसी के लाइफ पर्पस मीट होना चाहिए। तो ऐसी प्लानिंग होती है कि मेरा भी पर्पस सॉल्व हो और मेरे ग्रुप में अगर 15 जने और हैं तो सबके लाइफ का पर्पस एक ही इसमें सॉल्व हो। तो व्हाट इज बेस्ट? हो सकता है कि मेरे पास 4 इश्यूज हैं, पर मैचिंग में जब हम ला रहे हैं सबके इशू तो इस जन्म में 2 ही पॉसिबल हैं, क्योंकि बाकी 2 बैठ नहीं रहे प्लानिंग में। होता है ना, ट्रिप पे जाते हैं तो नहीं, 4 ये तो 4 एक लाइन में है, बाकी 2 अलग लाइन में, तो इस बार ये 4 ही करते हैं, दूसरे लाइन के लिए फिर अगली बार जाएंगे। ऐसे होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें लीड रोल आप प्ले करते हो और बाकी लोग साइड आर्टिस्ट। हर किसी के लाइफ पर्पस में, हर किसी के चॉइस में वो लीड रोल प्ले करते हैं और बाकी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। किसी और का जब रोल प्ले किया जाएगा तो इसी सोल ग्रुप में सेम प्लानिंग में, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हर चीज़ उसके इंपॉर्टेंस से सोची जाएगी। तो ऐसे ही हर इंसान इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं या नाटक जैसे हम करते हैं, रामायण एनैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें राम की भी ज़रूरत है, रावण की भी ज़रूरत है, उसमें वानर सेना की भी ज़रूरत है। तो एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले।
वानर सेना का भले छोटा सा ही काम हो, पर उनके बिना क्या रामायण हो सकती है? नहीं। रावण इज ए नेगेटिव कैरेक्टर, पर उसके बिना भी रामायण कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आप ऐसे सोच सकते हो कि आप एक ड्रामा, एक प्ले वो सेट कर रहे हो, एक स्टेज सेट कर रहे हो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टेज नंबर 6 बहुत ही कंफ्यूजिंग और यही आपके सारे क्वेश्चंस को जन्म देती है। वो है वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने का पर्दा। जब पूरी प्लानिंग हो जाती है, सारे कैरेक्टर्स सेट हो जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है, तो आपको वो सारी बातें भुला दी जाती है। अब क्यों भुलाना है? अब इसको भी अगर हम ड्रामा से कंपेयर करें ना, तो आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये कंसेप्ट बहुत, अगर आप आत्मा, सोल और ज़िंदगी के कंसेप्ट में जाओगे तो डिफ़िकल्ट है समझने में, पर ड्रामा के बारे में सोचो। जैसे हम देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, रील्स बनाते हैं, आजकल तो हर कोई रील बनाता है, तो उसमें हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग लगनी चाहिए। कोई कैमरा कॉन्शियस होता है, किसी को रियलाइज़ होता है अरे मैं तो इतने बड़े कैरेक्टर के सामने प्ले कर रहा हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन है, उसको कोई वॉचमैन डांट रहा है, तो वॉचमैन तो एकदम 3rd या 4th लेवल का एक्टर है, अमिताभ बच्चन तो नंबर 1 पे है। तो वॉचमैन कॉन्शियस हो जाएगा कि अरे मैं इनको कैसे डांटूँ, ये तो अमिताभ बच्चन है। तो तब हम क्या एडवाइस देते हैं? तुम भूल जाओ कि वो कौन है, तुम्हें याद रखना है कि अमिताभ बच्चन एक गरीब इंसान का रोल प्ले कर रहा है, जैसे ही वो आता है तुम डांट देना। तो वहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता है कि तुम भूल जाओ बाहर की दुनिया, अभी तुम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ताकि ये एक्टिंग रियल लगे। हो सकता है कि रावण का रोल जो है वो एक चपरासी प्ले कर रहा है, और राम का रोल जो है एक बॉस प्ले कर रहा है, और वानर सेना में आपका मैनेजर है। तो रावण तो चपरासी है, वानर सेना को वो क्यों दे दिया? क्योंकि इसके बॉडी बिल्ड के हिसाब से रावण जैसा था, तो ऐसा लगा नहीं, भले ही चपरासी है पर इसकी बॉडी हाइट वाइट ऐसी है कि नहीं रावण के रोल में सूट करेगा। तो उसको वो रोल दिया गया बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी वैसी थी। पर अगर प्ले में रावण को लगे अरे ये वानर सेना तो ये तो मेरे बॉस हैं, इनको मैं कैसे बोलूँ, इनके ऊपर कैसे मैं गुस्सा हूँ, कैसे वार करूँ, तो उस वक्त क्या कहा जाता है? तुम भूल जाओ वो सब। तो करेक्ट आर्टिस्ट या परफेक्ट रोल प्ले, परफेक्ट एक्टर वो होता है जो जब रोल प्ले करते हैं तो बिल्कुल भी अपना माइंड क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल भी अपना कॉन्शियसनेस क्लियर कर लेते हैं कि नहीं, मैं अभी सिर्फ कौन हूँ? रावण हूँ। उसे सिर्फ एक बात याद रहती है, तभी वो एनैक्ट प्रॉपरली कर सकता है, तभी वो उस रोल को प्रॉपरली निभा सकता है। फिर हम कहते हैं ये कितना नेचुरल एक्टर है, क्योंकि भले ही वो दूसरा इंसान है, एक नेबर है, बॉस है, चपरासी है, जो, पर जब वो रावण का रोल प्ले करता है तब एक परफेक्ट रावण लगता है। ऐसे ही परफेक्शन हमारे काम में भी आना चाहिए, इसलिए हमें सब चीज़ भुला दी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम रोल प्ले करने आते हैं तो अगर मैं सास हूँ तो मैं सास ही जैसे बिहेव करूँगी, अब मेरे सामने अगर बहू है तो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करूँगी जैसे एक सास बहू को ट्रीट करती है। अगर मुझे याद है कि हम तो ग्रुप ऑफ सोल्स है, लास्ट जन्म में हम फ्रेंड्स थे, उसके पहले हम भाई बहन थे, उसके पहले हम माँ बेटी थे, तो वो इफेक्ट ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो हर जन्म इज़ अ प्ले। लास्ट प्ले में हम लोग एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाया था, वो रिश्ता हम इस जन्म में नहीं निभाते, इस प्ले में नहीं निभाते। ऐसे ही हमारा पूरा सेटिंग, पूरा प्ले जैसा हमारी लाइफ पूरी चॉकआउट की जाती है। अब परफेक्ट एक्टर वो ज़रूर है, देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परफेक्ट एक्टर वो ज़रूर है। जैसे रावण का मैंने एग्जाम्पल दिया, भले ही वो चपरासी है, पर जब वो स्टेज पर जाता है तो उससे पता होता है कि मुझे रावण का रोल प्ले करना है। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में आते तो मुझे पता है कि मुझे क्या रोल प्ले करना है, मुझे एक सास का रोल प्ले करना है, मैं वो परफेक्टली करूँगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फिर हमें मेडिटेशन क्यों करना है, मुझे हायर कॉन्शियसनेस से क्यों जुड़ना है, मुझे आत्मा की आवाज़ क्यों सुननी है? इसलिए क्योंकि सपोज़ मैं रावण का रोल प्ले कर रही हूँ, प्ले करते करते मैं कुछ डायलॉग भूल गई कि मुझे अभी क्या करना है, कन्फ्यूज़ हो गई मैं, तो एक पीछे प्रॉम्प्टर होता है। प्रॉम्प्टर क्या करता है? प्रॉम्प्टर के पास पूरी लिस्ट होती है आपके सबके डायलॉग्स की। जैसे ही उसे कोई लगे अटक रहा है तो वो क्या करता है, वो आपका डायलॉग स्टार्ट कर देता है, आपको ये बोलना है, ऐसे बोल देता है, तो आपको याद आ जाता है हाँ ये बोलना है, तो आप वो बोलने लगते हो।
टेलीप्रॉम्प्टर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, अब तो ये प्रोफेशन ही है एक तरह का। तो ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में अगर लाइफ स्मूथली जा रही है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं, पर बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, हर स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं। जैसे कॉलेज जाना है तो कौन से कॉलेज जाऊँ, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, चलो साइंस डिसाइड कर लिया। अब साइंस के तो इतने ऑप्शंस हैं। 12th हो गया, 12th के बाद क्या करने हैं, जॉब है, मेरे पास 5 जॉब के ऑफर्स हैं या 5 कंपनीज के मुझे इंटरव्यू कॉल्स है, तो मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे हर पल आपके लाइफ में सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। और जैसे मैंने बताया था कि जिन्हें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में आपके पूरा लाइफ का प्लान चॉकआउट किया जाता है, तो हर ऑप्शन के लिए आपको फ्री विल दी जाती है। हर प्लानिंग ऊपर हो गई है, पर फिर भी यहाँ पे भी आपको फ्री विल है। आप सारे प्रोमिसेस करके आए हो, हर चीज़ निभा के आए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करके आए हो, पर यहाँ पे फिर आपके पास फ्री विल है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी आप खुद लिखना चाहते हो। ऑप्शंस आपके पास फिक्स्ड होंगे, जैसे 10th आएगा ही आपके लाइफ में, 12th आएगा ही आपके लाइफ में, जॉब ऑफर्स आएंगे ही आपके लाइफ में, पर उन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये फिर से फ्री विल आपको दिया जाता है। और यहाँ पे अगर मुझे एक इंट्यूशन, एक सिक्स्थ सेंस, एक स्पिरिट गाइड से कनेक्शन हो जाए, जैसे मेरी आत्मा की आवाज़ है, मेरे आत्मा को तो पता है ना क्या है, तो मेरे आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हम कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, मुझे ऐसा लगा था होगा और वो हो गया। पर ये हमेशा होता है क्या? नहीं, रेयरली कभी कभी होता है। इंट्यूशन, किसी किसी का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, पर वो आप जब चाहो तब वर्क करता है क्या? नहीं, वो इंट्यूशन ऐसा है कि अचानक से आपको पता चलता है कि ये करें या वो करें। पर ऐसा कनेक्शन वीक कनेक्शन है। वीक कनेक्शन है मतलब कभी कनेक्ट होते हो, कभी नहीं होते हो, कभी अवेयर होते हो, कभी नहीं। पर हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए कि हमेशा मैं कनेक्ट हूं अपने आत्मा से, और आत्मा, सोल, स्पिरिट को गाइड करने के लिए स्पिरिट गाइड्स हैं, तो मैं उसके थ्रू स्पिरिट गाइड्स से कनेक्ट हो सकती हूँ, अपने सोल ग्रुप से कनेक्ट हो सकती हूँ, जो मुझे सारा गाइडेंस, सारा हेल्प जो चाहिए इस ज़िंदगी को जीने के लिए। जब बहुत तकलीफ आती है, जब बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तब मुझे कोई प्रॉम्प्ट करे कि नहीं सही जा रहे हो, करेक्ट है, आगे बोलो, ये प्रॉम्प्टर्स मुझे चाहिए। कभी कभी इम्प्रोवाइजेशन भी हमें करना पड़ता है। सपोज रावण अपना डायलॉग भूल गया, तो राम क्या खड़ा रहेगा क्या? नहीं, तुम बोल, तुम्हें आगे बोलो, नहीं, वो अपना इम्प्रोवाइज करेगा, कोई दूसरे डायलॉग मिला के उस चीज़ को संभाल लेंगे। ऐसे ही हमारे ग्रुप ऑफ सोल्स होते हैं, ऐसे ही हम भी दूसरों की ज़िंदगी में रोल प्ले करते हैं, उन्हें संभालने का, उन्हें गलतियां सुधारने का, उन्हें वो मौका देने का कि वो अपनी गलतियां सुधारे। कैसे ही वो रोल प्ले ख़त्म हो, हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्म करे, ये पर्पस होता है हमारी लाइफ का। और इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से मुझे एक हेल्प चाहिए, वो है मेडिटेशन का। जब हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, किसी जीवन गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं, वो जीवन गुरु जिनको ऑलरेडी मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती है, जो कनेक्टेड हैं स्पिरिट गाइड से। देखिए, जो स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड होंगे वही मुझे बता सकेंगे कि कैसे कनेक्ट होना है। और जब तक हम कनेक्ट नहीं होते, वो हमें गाइड करते जाए कि देखो ऐसे करो, ये रोल प्ले करो, प्रॉम्प्ट करते जाए। और प्रॉम्प्ट करते 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 हम ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी स्टेज आ जाए हमारी लाइफ से, जब हमें ही खुद अपने स्पिरिट गाइड्स या अपनी आत्मा, अपना सिक्स्थ सेंस, अपना इंट्यूशन पता चलने लगे। मतलब मैं जो प्रॉमिस करके आई हूँ वो मुझे पता चले, मेरे लाइफ का पर्पस मुझे पता चले। ये हमारा एम होना चाहिए। जैसे ड्रामा में, प्ले में एक्ट करते वक्त, मूवीज़ में एक्ट करते वक्त जो एक्टर होता है वो अपना डायलॉग बोलता है, उसे कैमरा कॉन्शियस नहीं हो जाए, नेचुरली एक्टिंग करनी है। पर साथ साथ तुझे ये भी याद रखना है कि अगर कट बोले तो मेरा ध्यान वहाँ होना चाहिए, म्यूज़िक स्टॉप हो तो मुझे समझ में आना चाहिए, म्यूज़िक स्टार्ट हो तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि अब मुझे अपने स्टेप्स करने, कौन से म्यूज़िक पे कौन सा स्टेप करना है। ऐसे खड़े होना है ताकि किसी और का कैमरा में ब्लॉक नहीं करूँ, किसी और का व्यू में ब्लॉक नहीं करूँ, सामने वाले का डायलॉग ख़त्म हो तो मैं अपना शुरू करूं। ये सारी चीज़ें वो अवेयर रहते हैं, वो कॉन्शियस रहते हैं। मतलब दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए। एक परफेक्ट एक्टर वो होता है जब वो काम करता है तब वो सारी चीज़ें भूल जाता है, पर बैक ऑफ द माइंड उसका कनेक्शन प्रॉम्प्टर से, उसका कनेक्शन डायरेक्टर से, म्यूज़िक से, हर चीज़ से होता है। तभी वो परफेक्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर
बनता है। हर कोई बेस्ट नहीं होता। ऐसे ही जैसे उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है परफेक्शन के लिए, वैसे ही हमें भी ये रोल प्ले करते वक्त, ज़िंदगी जीते वक्त, ये कनेक्शन, कॉन्शियसनेस, ये भी आपका फ्री विल है। क्या आप कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं? हर बात में जब भी आप कंप्लेंट करते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी चाहिए, स्टेज 1 से लेके अभी तक सारे स्टेप्स पे आपकी मर्जी, आपका फ्री विल था। सिचुएशंस फिक्स्ड होती हैं, आपका एक्शन नहीं। आपकी मर्जी ही चलती है हर समय। फर्स्ट स्टेप जब हम डिसाइड करते हैं तब, और आज भी जब हम धरती पे आते हैं तब भी। तो ये सब चीज़ें हम जब प्लान करते हैं उसके बाद हमें वो भुला दी जाती हैं ताकि हमारा यहाँ पे फ्री विल कायम रहे। अगर भुलाएंगे नहीं तो फ्री विल होगा ही नहीं। मुझे पहले से पता होगा क्या करना है, सही क्या है और गलत क्या है, या मुझे अगर यहाँ जाना है तो बेस्ट है। जैसे होता है ना बचपन में बच्चों को हम वो एक स्क्वायर में बॉक्सेस रास्ता पाथ बना के देते हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड है और यहाँ पे एक फ्रेंड है, इस फ्रेंड को यहाँ से मिलाना है, तो पेंसिल से हम देखते हैं इस पाथ से नहीं, ये तो ब्लॉक हो गया, फिर ये पाथ, फिर ऐसे करते करते कहाँ से जाना है ताकि ये फ्रेंड तक उसका रास्ता वो कनेक्ट हो जाए। तो ये जो पाथवे है ये हम खुद डिसाइड करें, ये फ्री विल आपको है। अगर ये भूलने का पर्दा ना होता, फॉरगेटफुलनेस नहीं होती, ये स्टेज ही नहीं होता, तो मैं आती सीधा सीधा ऐसे ऐसे जाओ, फ्रेंड से मिलके चले जाते। तो उसमें कुछ हम सीखते नहीं, हम अपनी गलतियां नहीं सुधारते, क्योंकि हम अवेयर रहते हैं हम ये तो कर रहे हैं तो मुझे करेक्ट क्या है, ये करना सही है। जब फ्री विल होता है तब हमारा डिसीजन आता है कि क्या चीज़ मैं डिसाइड करूं, क्या ऑप्शन में डिसाइड करूं ताकि वो सही बैठे। बीच बीच में हेल्प आपको मिलती रहती है। ज़्यादा गलतियां हम ना करें, फ्री विल जीते जीते हमसे गलती ना हो जाए, इसीलिए हमें कनेक्शन चाहिए। और इसी चीज़ को गाइड करने के लिए हमारे पास है जीवंत गुरु। पर जीवंत गुरु के सहारे भी हमें ज़िंदगी भर नहीं रहना है। जीवंत गुरु हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट करवाते हैं। अब जैसे हमने सब प्लान कर लिया, रिहर्सल कर ली, ड्रामा का सब कुछ कर लिया, अब मूवीज़ के लिए सब डायलॉग वगैरह याद कर लिए, डांस के स्टेप्स याद कर लिए, अब आता है एक्शन का टाइम, जो कि लास्ट स्टेप है, जिसे हम कहते हैं लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ मतलब आप विश्वास करके, ट्रस्ट करके कि ये सब बराबर होगा, आई विल डू इट बेस्ट, और नहीं हो पाया तो कोई ना कोई मुझे हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसके लिए आप रेडी होते हो और आप इस धरती पे जन्म लेते हो। यह है लास्ट स्टेप। जैसे कहते हैं ना ड्रामा में पर्दा खुल गया। पर्दा खुल गया मतलब अब आप ऑडियंस को फेस कर रहे हो। अब पर्दा खुलने के पहले आपको ट्रस्ट, विश्वास, कितनी घबराहट होती है, कितनी बेचैनी होती है, नर्वसनेस होती है कि नहीं सब तो बेस्ट किया है पर होगा कि नहीं। एक होता है ना एक एंग्शियस नर्वस फीलिंग, वो हर किसी को होती है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब वो रोता है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन छोड़ के वो अब स्टेज पे आया है जहाँ पे उसको परफॉर्म करना है और वो सब कुछ भूल चुका है। तो एक डर मन में होता ही है। तो इसीलिए ये 7 स्टेजेस के थ्रू जब हम जन्म लेते हैं तब किसी भी पॉइंट पे हम अटकते हैं तो हम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं, जो हमें तसल्ली दे कि नहीं सब सही जा रहा है। क्योंकि ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है जब हम जन्म लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ईगो एंगर इश्यूज टैकल करने हैं सोल ग्रुप के साथ, तो चलो आज आपको पता चल गया, ये वीडियो देख के आपको पता चल गया कि आप में अगर ईगो एंगर है तो आपको टैकल करने। अब टैकल कैसे होगा? फर्स्ट टाइम जैसे प्लानिंग चलती है ना, प्लानिंग वाला स्टेज जब होता है, जब हम पूरा सेट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे एनैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे सपोज मुझे ईगो एंगर का इशू है, तो लास्ट बर्थ में मैंने ईगो एंगर इशू दिया था, तो मैं क्या कहती हूँ, एक चांस और दे दो, मुझे ऐसा ही सक्सेसफुल बनाओ, मैं बिल्कुल ईगो एंगर में नहीं जाऊँगी, मुझे ऐसा ही पावरफुल बनाओ पर मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूँगी, मैं सबको समझूंगी। एक चांस और दिया जाता है, तो इस जन्म में भी आप सक्सेसफुल बनते हो, पावरफुल बनते हो। अब चेक करते हैं वो कि आपने वो इश्यू टैकल किया कि नहीं। मतलब आप अगर सक्सेसफुल पावरफुल हो
तो आपको ना तो गुस्सा करना है किसी पे, ना ही घमंड ईगो करना है कि मैं ग्रेट, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। तो आप कहते ना आपके लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया, वो आप सीख गए कैसे उसको टैकल करना है। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि इस जन्म में भी मैंने नहीं टैकल किया, मैं गुस्से में ही थी और मैं ईगो में ही थी, ऐसे 4-5 जन्म हो जाते हैं मैं सीख ही नहीं रही हूँ। फिर जब सोल ग्रुप के साथ मीटिंग होती है, स्पिरिट गाइड्स सब करते हैं, तो स्पिरिट गाइड्स एडवाइस करते हैं, सोल ग्रुप एडवाइस देते हैं कि नहीं तुम सेम सिचुएशन में सेम ही गलतियां कर रही हो, अभी रोल चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, तुम पे कोई ईगो या एंगर दिखाए और तुम उस चीज़ को फील करो, और जब दूसरों का दर्द समझोगी ना, तब तुम किसी पे ईगो एंगर नहीं दिखाओगी। तो हम कहते हैं हाँ चलो ये करके देखते हैं, तो हम नीचे आते हैं और इस जन्म में हम एक गरीब सा इंसान, जैसे बहू है जिस पे सास पति अत्याचार कर रहे हैं, ईगो दिखाते हैं, एंगर दिखाते हैं, या ऐसी सास या ऐसा जूनियर जिस पे बॉस गुस्सा होता है, या ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं जो कंटिन्यूसली हमको नीचा दिखाते हैं, वो बहुत ईगो वाले हैं, वो अपना ईगो एंगर कंट्रोल नहीं कर सकते और उनका हम सहते हैं, हम दूसरों का ईगो एंगर सहते हैं। और जब ऐसा सहते हैं तो करेक्ट एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, ओके तो ऐसा फील होता है दूसरों को, हमें इमीडिएटली थर्ड पर्सन में जाना चाहिए। हम पे गुस्सा निकाला जा रहा है, ये पर्सन हम पे गुस्सा निकाल रहा है, पर हमें थर्ड पर्सन बन के सोचना है कि अगर किसी को गुस्सा किया जाता है, किसी पे बहुत ईगो या एंगर दिखाया जाता है, तो उसे कैसा फील होता है। तो ऐसा जब हम समझ लेंगे, एकदम डीप हमारे कॉन्साइंस में वो फिट हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे भी किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, इस तरह से ईगो एंगर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा बुरा फील होता है। जब आप ये सीख जाओ, आपके मन में ये बैठ जाए, ये लेसन मैंने सीख लिया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, कभी किसी को इतना बुरी तरह गुस्सा नहीं करना, तब वो आपका पर्पस फिनिश हो जाता है। तो वो जो दुख तकलीफ जो भी आप पे ईगो एंगर दिखाते हैं ना, वो घड़ी या वो समय वो टल जाता है, उसके बाद आपको वो झेलना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लेसन वो सीख गए हो। अब जब आप इस सेकंड सिनेरियो में होते हो कि जब आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो गुस्सा करने वाला कैसे अंडरस्टैंड करे या गुस्सा करने वाला कैसे रियलाइज करे कि वो गुस्सा कर रहा है या वो आपको सिखा रहा है। दो चीज़ें हैं ना, पहले सिनेरियो में जब आप गुस्सा कर रहे थे तो आपको कंट्रोल करना था, सेकंड सिनेरियो में जब दूसरा गुस्सा कर रहा है तो वो आपको सिखा रहा है। तो आप गुस्सा कर रहे हो या दूसरों को कुछ सिखा रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि आप गुस्सा कंट्रोल करने आए हो? या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक सोल ग्रुप का इंसान, उसको आपको सिखाना है, इसलिए आप उस पर बार बार गुस्सा करते हो उसको सिखाने के लिए? थर्ड थिंग, आपको ये भी कैसे पता चलेगा कि अब वो सीख गया, अब वो समझ गया, अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, अपना बिहेवियर ये बदल देना चाहिए, क्योंकि उसका वो पर्पस सॉल्व हो गया, तो उसके साथ साथ मेरा भी ये पर्पस सॉल्व हो गया। ये 3 सिनेरियो, ये सिचुएशंस होती हैं जब आपको एक एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, आत्मा की आवाज़। जब हम अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ आप सुन सकते हैं और आपको पता चलता है, पूरा गाइडेंस मिलता है कि नहीं अब स्टॉप, अब गुस्सा नहीं करना, अब वो फेज खत्म हुआ, अब तुम शांत हो जाओ। गेटिंग इट? तो ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं, ये तो सिर्फ मैंने ईगो एंगर का एग्जांपल दिया। कभी कभी ऐसे होता है कि हम दूसरों को समझते ही नहीं, दूसरों का मन ही नहीं समझते, तो ऐसे वक्त हमें दूसरों के लिए प्यार मन में आना चाहिए। तो हमारे ग्रुप का कोई एक सोल वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या लेता है? आपको सेल्फलेस लव सिखाना है उसको। अब वो क्या करेगा, जैसे बहुत फैमिलीज में होते हैं ना कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो वो स्पेशल चाइल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपका जो लाइफ का पैटर्न है, इतने सारे जन्मों से आप क्या करते आ रहे हो कि आपको कोई प्यार करेगा या आपको कहीं फायदा दिखेगा तो ही आप प्यार करोगे, बिना मतलब आप प्यार नहीं करते। तो वो सिखाने के लिए आपको ऐसा बच्चा दिया जाता है। अब इस बच्चे में तो कुछ नहीं है प्यार करने जैसा, जैसे हम कहते हैं अरे बाप रे इतनी बुरी जिंदगी, भगवान क्यों इनको बुरी जिंदगी देता है? ये देखने के लिए कि आपके मन में प्यार जाग रहा है कि नहीं। सामने वाला बच्चे में कुछ भी नहीं है प्यार करने जैसा, ना वो क्यूट है, ना स्मार्ट है, ना इंटेलिजेंट है, ना प्यारी प्यारी बातें करता है,
तो क्या आप उसको प्यार नहीं करोगे? यस, ये सिखाने के लिए आपको ऐसा बच्चा या ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं ताकि सेल्फलेस लव आप सीख सको। हमेशा परफेक्ट लोग या जो आपको रिटर्न करता है, जिससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, बुढ़ापे में आपकी ज़िंदगी का सहारा बनेगा, ऐसे ही लोगों से हम प्यार करते हैं। पर ऐसा कोई हो जो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्या आप उसके लिए प्यार जगा सकते हो अपने मन में? ये सीखने हम आते हैं ज़िंदगी में। तो वो जो स्पेशल चाइल्ड होता है ना, वो इतनी पवित्र, इतने स्पेशल, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि ठीक है, मैं एक स्पेशल चाइल्ड बन के जाऊंगा ताकि मेरे आजू बाजू लोग वो सीख सकें कि कैसे जो हमसे बहुत कम होते हैं, जो बेबस होते हैं, उनसे कैसे प्यार करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में आजकल यही चीज़ें घूम फिर के होती हैं। और जब हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जब हम कहते हैं अरे बाप रे, इनका बच्चा कैसे है, जब हम कहते हैं इनका बच्चा कैसे है, तो नेक्स्ट तो आपने नहीं समझा उनका दर्द, आपको उनसे प्यार नहीं हुआ। ठीक है, अगले जन्म में आपको वैसे बच्चे मिलेंगे ताकि आप उनसे प्यार कर सको। सो ऐसे राउंड एंड राउंड चक्कर में हम ना पड़े। जब आप ये चीज़ रियलाइज कर लो कि हमने जन्म क्यों लिया है, क्या चीज़ें सहने के लिए, क्या चीज़ें रियलाइज करने के लिए, ये अवेयरनेस के साथ ये 7 स्टेप्स जब हम हमेशा याद रखेंगे, तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी नहीं लगेगी। हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज आपको एक क्ल्यू लगेगा कि हाँ ओके, इस चैलेंज, इस परेशानी से मुझे क्या सीखना है। सीख लोगे तो वो परेशानी चली जाएगी। बहुत बार होता है ना, सब कहते हैं कि मुझसे कभी प्यार ही नहीं मिलता, हमेशा मुझे लोग छोड़ के ही चले जाते हैं। क्यों? आप नहीं सीख रहे हो कि आप अकेले ही कैपेबल हो जीने के लिए, आपको सहारा नहीं चाहिए। आप एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहे हो। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप हो स्ट्रांग, आप खुद भी जी सकते हो। जब आप में ये फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे प्यार चाहिए, पर ऐसा नहीं कि अरे प्यार नहीं हो तो मैं कैसे जीऊँ, मैं तो सुखी नहीं हो सकती। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप में आ जाएगा, तब अपने आप आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा, क्योंकि आप वो सीख चुके हो कि हम खुद से प्यार करें। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम जिंदगी में सीखने आते हैं। तो गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि आप सब लाइफ के चैलेंजेस को एक क्ल्यू की तरह, एक हिंट की तरह लें और देखें कि आपको क्या सीखना है। मेडिटेशन करें गुरु सानिध्य में, गाइडेड मेडिटेशन, ताकि आप अपने स्पिरिट्स गाइड्स की आवाज़ सुन सकें। आपका सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन, आपकी आत्मा से आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।